नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ हैं अमित कल्ला। अमित जी, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत ये धन्यवाद। बहुत सौभाग्य की बात होती है जब कोई संवेदनात्मक रूप से जीवन से भी जुड़ता हो और विभिन्न कला माध्यमों से भी जुड़ता हो और भारत के साथ भी लगाव रखता हो। ये जब मैंने कहा भारत के साथ भी लगाव रखता हूँ अमित जी, तो कई बार ऐसा होता है कि जो भारत की संस्कृति है उसकी चेतना का जो एक रिफ्लेक्शन है, जी। वो कई बार चित्रों में दिखता नहीं है। विशेष करके बीच में जब मॉडर्न आर्ट आने लगा, हुँ, एब्सर्ड पेंटिंग्स हुँ। एकदम बहुत चलने लग गई। तो आप कैसे देखते हैं ये एक मुझे लगता है जैसे लहरें आती हैं तरह-तरह से, ऐसे भी कला में भी कुछ अलग-अलग धाराएँ प्रवाहित होती होंगी? देखिए अशोक जी, जब हम कला के इतिहास में गोता लगाते हैं, कला के इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो कलाओं में दरअसल उसका जो हम कहें उसके जो पैमाने हैं, वो बहुत विस्तृत हैं। उसका उसका कैनवस बहुत विस्तृत है। कला दरअसल एक होलिस्टिक शब्द है, जिसमें मतलब हम जैसा अपन लेते हैं ना कि सृष्टि में समष्टि या समष्टि सृष्टि, इसी किस्म का जो कला जो शब्द है, वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को भीतर समेटे हुए है। ईस्ट जब हम अच्छा जब हम उसको और अ, नॉलेज परंपरा से जब हम देखने की कोशिश करते हैं, ज्ञान परंपरा से, तो हम एस्थेटिक्स में जाते हैं। एस्थेटिक्स जिसको हम सौंदर्य दर्शन कहते हैं या सौंदर्य बोध जिसको हम कहते हैं। तो दुनिया के अंदर, इस पूरे दुनिया के अंदर 3 किस्म के मेजरली एस्थेटिक्स पढ़ पढ़ाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। जिसमें एक हम बोलते हैं कि ईस्टर्न एस्थेटिक्स। ईस्ट ईस्ट मतलब कि जहाँ हमारा जो भारत है, उसका जो एपिसेंटर है, उसका हम कहेंगे कि उसका जो केंद्र बिंदु है, वो भारत है। जो भारत से सौंदर्य की बात उठी, जो भारत से ज्ञान की बात उठी, जो भारत से दर्शन की बात उठी, वो सब ईस्ट का एक एस्थेटिक्स होता है। एक हम डायरेक्टली ईस्ट के अपोजिट वेस्ट को रखते हैं। वेस्ट जिसको हम पाश्चात्य बोलते हैं। पाश्चात्य की बात में स्पेशली जो यूरोप का जो रीजन है, क्योंकि अमेरिका भी यूरोप का ही एक बाई प्रोडक्ट है। तो जब यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में भी ग्रीक और रोम, तो ग्रीक वहाँ से पुराना एस्थेटिक्स है, वहाँ से ग्रीक कल्चर पे जो बेस्ड एस्थेटिक्स है, वो हम वेस्टर्न एस्थेटिक्स को बोलते हैं। तीसरा जो एस्थेटिक्स की एक जो धारा है तीसरी, वो फार ईस्टर्न है, जिसमें चाइनीज़ है, जापानीज़ है, कोरियन है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो छोटे-छोटे से देश हैं, वहाँ पर जो फार ईस्टर्न एस्थेटिक्स होता है। तो सबसे अगर हम कहें कि प्राचीन कौन-सा है, प्राचीन धारा कौन-सी है, तो वो हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय दर्शन है, भारतीय सौंदर्य की जो मीमांसा है, सौंदर्य का जो बोध है, ये सबसे प्राचीन है। अभी जी मैं 2-3 संदर्भ की तरफ धीरे-धीरे बढ़ूँ, तो सबसे पहले मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ आप एज़ आर्टिस्ट इन रेज़िडेंसी ऐसे चीन आप गए थे। जी। वहाँ जो कुछ आपने देखा, सीखा और एक तुलनात्मक अध्ययन करने का सहज अवसर आपको मिला, हुँ, जिसमें भारत के जो प्रतीक हैं हुँ, भारत के चिंतन के हुँ, और वो कितने आपको लगता है जब हम मॉडर्न पेंटर की कलाकृतियाँ देखते हैं, वहाँ भी दिख जाता है। हुँ, हालाँकि वो शुद्ध रूप से पारंपरिक नहीं है, जी, पर चूँकि उसकी चेतना में भारत बसता है, हुँ, मुझे लगता है इस तरह की बात आपकी जो पेंटिंग है हुँ, उसमें भी दिखाई देती है। तो वो और चीन हुँ। थोड़ा इसके बारे में? देखिए पॉलिटिकल जो थॉट प्रोसेस है उसको अगर हम साइड में रख कर बात बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। तो अगर हम कला के पक्ष की हम बात करें तो चीन की जो कला का जो विकास है वो मुझे लगता है कि उसका जो आधार है वो भारत ही है। क्योंकि जो बौद्ध दर्शन चीन की जो वास्तविक कला है, चाहे आप वहाँ पे माओवादी लोग भी जो हैं, मान लीजिए जो कम्युनिस्ट लोग भी हैं, अगर वो चित्र बनाते हैं तो वो उस बुद्धिस्ट परंपरा के माध्यम से उसको क्रिएट कर रहे हैं। उन टेक्स्ट को फ़ॉलो करते हुए उनको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बुद्ध को आपने हटा दिया, वहाँ पे आपने माओ की तस्वीर स्थापित कर दी, लेकिन कला का जो भाव है, उसको आप तो नहीं हटा सकते। उसमें कहीं न कहीं वो आध्यात्मिक चेतना अनुस्वारित होती दिखाई देती है। और वो क्योंकि अध्यात्म जो है, वो मुझे लगता है कि वो नैसर्गिक है। अध्यात्म नैसर्गिक है।
हर हर एक स्पेस का एक अपना अध्यात्म है। ये यांत्रिकी है आपकी, आप बात कर रहे हैं, ये स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो ये इसका भी एक अध्यात्म है, अधिआत्मन। तो वो उसके जो हम कहें कि उसके जो रिजोनेंस है, वो कहीं न कहीं सर उसमें उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। और चाइना में भी हमने देखा कि अ, उसके जो एलिमेंट्स थे, वो स्पंदित हो रहे थे। हमारे यहाँ पे जब हम चित्र को समझते हैं, चित्र को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आधार जो टेक्स्ट है, वो चित्र सूत्र होता है। तो चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक हिस्सा है। तो जनरली वी अशोक जी वी कंसीडर इट एज़ अ अपेंडिक टेक्स्ट ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो उसके साथ में जुड़ा है। तो 3 टेक्स्ट हमारे मेजर हैं। अगर हम विजुअल टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के एक रिलेशनशिप की, उनके सिंबल्स की, उनके सिम्योटिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो चित्र सूत्र होता है, एक नाट्य सूत्र होता है, और तीसरा हमारा टेक्स्ट है प्रतिमा लक्षण। तो जो प्रतिमाएँ जो बनाते थे हम, तो उनके जो लक्षण क्या होंगे? तो लक्षण वो प्रतिमा लक्षण के अंदर रेखांकित होते हैं, अंडरलाइन्ड होते हैं। जी। तो चाइना के भी अपने 6 लिम्ब्स ऑफ आर्ट है। चित्र सूत्र में हमारे चित्र की जो षडांग की बात करते हैं, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। तो इसी तरह से चाइना के भी अपने षड अंग हैं, लेकिन वो नेचर बेस्ड है, और उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी जी मैं ऐसे एक लेमैन की तरह हमेशा सुनता रहा कि जो भारत की कलाएँ हैं, हुँ। वो कहीं न कहीं दिव्य की आराधना के संदर्भ को लेकर, चाहे वो नृत्य कला है, तो वो इस तरह की भाव-भंगिमाएँ, इस तरह की कथा वस्तु होगी जो कि आपके भीतर के दिव्य तत्व को उजागर करे, उसमें सहायक हो। पेंटिंग्स भी इसी तरह की हैं और जो हमारे मुख्य अगर साहित्य की दृष्टि से देखें तो चाहे रामचरितमानस से लेके, महाभारत से लेके जो भी एपिक हैं वो भी। ये वाली जो बात है, कालांतर में जिस युग में हम आ गए हैं, जहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंटरनेट है और तो कैसे देखते हैं आप इन दोनों का जो एक ये ये जो फ्यूज़न है ना, हुँ, हुँ। हमारी चेतना में या हमारी सोच-समझ में, वो किस तरह कलाकार के लिए महत्व रखता है? निश्चित तौर पे अशोक सर, जो भारतीय मनस है, वो इन सब के साथ में बहुत सुंदर तरीके से कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो समय है, वो लीनियर नहीं है, वो लाइन में नहीं बहता। हमारा समय जो है वो सर्कुलर है, इसलिए हमने उसको काल कहा है। तो वो काल है, वो सर्कुलर होता है। नटराज को हमने सर्कुलर बनाया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। महिषासुरमर्दिनी का जब कंपोज़िशन आप देखेंगे कि वो महिषासुर का मर्दन करती है, और वो कभी अष्ट बाहु है, भुजाएँ हैं उसकी, कभी वो षोडश उसकी भुजाएँ हैं। लेकिन जो कंपोज़िशन होता है वो पूरा एक सर्कुलर होता है। पुनि पुनि जननम पुनि पुनि मरणम, मरणम। क्योंकि हम एक जन्म में यकीन नहीं करते। तो बेसिकली इंडियन जो आर्ट है वो एक सिंबॉलिक इन नेचर है। इंडियन आर्ट को, जैसा हमें पता है कि जब इंडिपेंडेंस, जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, तो हमारे भारतीय कला को, जैसे भारतीय पूरे इस मानस को एक सपेरों का देश बोलते थे। ये जो कलाएँ हैं, ये डेमोनिक आर्ट है, ये तो आर्ट ऑफ एबोरिजिनल्स है। इस तरह से बहुत सारी बातों को कहा जाता था। लेकिन सिस्टर निवेदिता, या इस तरीके से आप देखें कि कुमार स्वामी, इन लोगों का बड़ा एक योगदान था। उन्होंने इसके सिंबोलिज़्म को बताया। तो इंडियन आर्ट जो है बेसिकली एक सिंबॉलिक इन नेचर है। तो वहाँ पर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो कहीं न कहीं जो ये उद्घोष है वो उजागर होता है। और सबसे खूबसूरत जो चीज़ है, हमारे प्रतिमा लक्षण। अब आप हरिहर की अगर प्रतिमा को देखें, तो हरिहर इज़ अ सिंक्रोनिक इमेज, अ कंपोजिट इमेज, जहाँ पर आधे शिव हैं, हरि, और आधे विष्णु हैं। तो हरि तो हो गए विष्णु और हर हो गए शिव। तो उसमें आता है एक जगह कि शंख चक्र गदा चान्यम मुकुटेन विभूषितम जटा चंद्रधरम रौद्रम वैष्णव रूप मंडितम। तो ये बहुत सुंदर, मतलब उससे उससे आप उसको डिसाइफर कर देते हैं। तो एक श्लोक आपका, एक सूत्र जो है वो एक पूरी प्रतिमा के लक्षणों को सामने रख देता है।
ब्रह्मा की अगर हम इमेज की बात करें, तो जनरली हमारे जो परसेप्शन में ब्रह्मा की जब हम बात करते हैं, आप कोई ब्रह्मा की इमेज दिखा भी सकते हैं साथ में, तो ब्रह्मा को हम बुजुर्ग जैसा बताते हैं, बूढ़े हैं। लेकिन एक ऐसी प्रतिमा भी आती है जहाँ पे ब्रह्मा बहुत युवा है। तो वहाँ पे आता है संग्रामण सूत्रधार में, राजा भोज ने इसको लिखा था संग्रामण सूत्रधार, तो उसमें आता है कि प्रथम यौवने स्थित। एक जगह आता है कि स्टार्टिंग में ही कि प्रमाणे स्थापिता देवा पूजा हारश्चि भवंति ही, ओनली दोज इमेजेस आर फिट फॉर वर्शिप विच आर इक्वली एंड राइटली मेजर्ड। बाकी तो क्या है कि भारतीय तो पढ़ते ही नहीं थे, भारतीय तो कोई जो इनका जो ज्ञान था वो तो साइंटिफिक नहीं है। तो अगर हमारा ज्ञान साइंटिफिक नहीं होता, हमें मैथमेटिक्स नहीं आती, हमें ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री जिसको आप बोलते हैं, वो उसकी समझ नहीं होती, तो क्या हम कोणार्क, खजुराहो, कंडरिया महादेव बना सकते थे? क्या ओसिया का कंस्ट्रक्शन हो पाता? या क्या आप ये देखिए कि किस किस्म से जो रानी की वाव, या हमारे राजस्थान में कितने सारे ऐसे टेम्पल्स आप देख सकते हैं, अद्भुत हैं, जो शिल्प जो है वो अद्भुत है। उड़ीसा पूरा जिससे कोणार्क आप भरा पड़ा है, आपका खजुराहो आप देखें, आप अजंता की जो गुफाओं को आप देखें, आप एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल देखें, तो ये सब अ, मतलब उत्कृष्ट मैनिफेस्टेशन है हमारी उस अपूर्व हम कहें कि ज्ञान परंपरा का। बहुत सुंदर आपने बताया, और मुझे लगता है हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उसको लेके कला का जो आंदोलन है या जो कलात्मक आलोड़न विलोड़न भीतर है प्रकट होने के लिए, तो कितना सहज हो गया है। अभी हम अ, आलोचक की तरह नहीं देख के इसमें जो सकारात्मक भाव से हम टेक्नोलॉजी ने जो कुछ हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो अभी डिजिटल आर्ट को भी रिकॉग्निशन मिलने लगा है। और डिजिटल आर्ट में जो एक सुविधा रहती है कि आप कम मेहनत करके कुछ अधिक रंगों का प्रयोग कर सकते हो, कम खर्च करके अधिक रूप में अपने को व्यक्त कर सकते हो। इसको लेके मैं वहाँ जाऊँगा जो पाषाण युग, पाषाण युग तो नहीं कहना चाहिए, पर जो मूर्ति कला है जिसमें आप चाहे अजंता एलोरा जाएँ या अन्य भारत की जैसे कोणार्क मंदिर की बात आपने की वगैरह, तो वो जो एक मनीषा थी जी। भारत की, हुँ, और ये जो आधुनिक युग की मनीषा है, हुँ। इनके बीच संवाद हो, उस दिशा में मुझे लगता है आपका भी जो विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन रहता है, वो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपना अनुभव बताएँ, जो आप जब आर्ट हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं क्लासेस में, तो किस तरह की जिज्ञासा विद्यार्थियों के मन से आती हुई आपको दिखती है? देखिए, अभी जो ये डिपेंड करता है सर, पढ़ाने वाले पर भी डिपेंड करता है। और एक मुझे शिव सूत्र याद आ रहा है, शिव सूत्र जो है, उसको ऐसे ही पलट रहा था। तो जैसे वो अभी ब्रह्म सूत्र हम देख रहे थे, तो उस तरह से शिव सूत्र को देख रहे थे। तो 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण लगे, श्लोक मतलब सूत्र, जी। जो शिव ने पार्वती को दिए। तो एक जगह शिव कहते हैं कि ज्ञानम बंधन और ज्ञानम मुक्ति। तो ये सारा जो डिस्कोर्स है, ज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। तो ये सारा जो डिस्कोर्स है, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं न कहीं चल रहा है। तो एक शटल चल रही है। तो कभी आप वो आपको मुक्त भी करता है और वो आपको बंधन में भी लाता है। तो विद्यार्थी के जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो जब हम कुछ चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो उसमें कहीं आप फँस भी जाते हैं और कहीं आप मुक्त भी होते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बहुत समय परिवर्तन, एक चेंज आया है। लोग फिर से एक एक रिवाइवल हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इट्स काइंड ऑफ, अगर पाश्चात्य की भाषा में हम कहें कि इट्स रेनेसां, एक पुनर्जागरण है। एक कल्चरल अवेकनिंग आ रही है, लोग जानना चाह रहे हैं। और उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे देश दुनिया में तमाम जो भारतीय हैं, वो सब उनका एक संकल्प जो था, वो कहीं न कहीं फलीभूत होता हुआ नज़र आ रहा है कि फिर से हम इस देश को जानें। और एक जो कल्चरल लीडरशिप, उसका कहीं न कहीं एक सिनेरियो बन रहा है। तो बच्चे उसको जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, एक्सेप्टेंस हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ में आप चीज़ों को बताइए। पहले नाम नहीं लेता था कोई, और अगर आप नाम लेते थे तो आपको सांप्रदायिक करार कर दिया जाता था।
तो ये विद्याओं का इसलिए बहुत शरण हुआ, लोग भूल गए। एक जो यूनिवर्सिटी में जाने वाला, मतलब उस विषय का नहीं, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव में आप किसी से योग सूत्र की बात करिए, तो वो नहीं जानता था। कोई बहुत ऐसा लगता था कि आप कोई रॉकेट साइंस की आप बात कर रहे हैं। आप पतंजलि को नहीं जान पा रहे हैं, आप भर्तरी की तरफ नहीं देखना चाह रहे हैं। तो और हार्वर्ड में भर्तरी पढ़ाया जा रहा है। अभी एक जब मैं देख रहा था आपके स्टूडियो में प्रोफ़ेसर साहब आए हुए थे, वो कश्मीर शैविज़्म की बात कर रहे थे, त्रिग-दर्शन की। तो आनन-फानन में उन्होंने कहा जी कि कोई स्कॉलर ही नहीं है। तो हम कैसे लक्ष्मण जू को भूल सकते हैं? हम कैसे एच.एस. शिव प्रकाश को, अलका त्यागी को भूल सकते हैं? तो ये बहुत कुछ निरंतर एक एक चर्निंग ऑफ द ओशियन, निरंतर समुद्र का एक मंथन चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। और ये जो फ़ेज़ है, इस समय तो बहुत कुछ है। अब तो देखिए क्या-क्या कौन कैसे लेता है। तो क्या-क्या निकलता है उसमें अमित जी के संग ऐसा लगता है कि एक जो ज्वार सा है ना आशा का जी। जो आर्ट के साथ संबंधित है, आप उसके आस-पास हैं तो उसकी कुछ बूँदें छिटक-छिटक कर हमारे पास इस बातचीत के माध्यम से भी आ रही है। तो मुझे याद आता है एक वचन जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी, शायद उन्होंने कहा था कि मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते, उन्हीं का कथन है क्या? ये धूमिल बिल्कुल। का है। बहरहाल तो मुक्ति की बात को लेते हुए जब हम सौंदर्य बोध के साथ जोड़कर देखते हैं उसको, तो मुझे लगता है जब-जब आपके अंदर ये सौंदर्य की सराहना करने की दृष्टि जागृत होती है, तो वो भी कहीं एक मुक्ति की लहर लेकर आती है। क्योंकि आप जिस भी स्थान पर हैं, आप बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार की मुक्ति है। उस दृष्टि से जो अब कंटेम्परेरी आर्ट है, जी। उसको भी क्या आप उतना ही सक्षम मानते हैं किसी स्तर पर? जैसे कि जब आप किशनगढ़ शैली में हुँ, बनी-ठनी राधा या मिनिएचर पेंटिंग्स देखते हैं, हुँ, जिनको एक समय जैसा आप कह रहे थे, उतना मूल्यवान नहीं माना जा रहा था जितना कि कुछ मॉडर्न पेंटर्स की पेंटिंग को जो कि एक लेमैन के लिए आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ थी लेकिन वो कीमत उनकी ज़्यादा होती थी। जो कि मिनिएचर पेंटिंग में बड़ी साधना, तपस्या के बाद वो स्वरूप आता था पर हुँ, चूँकि वो जैसे आपने कहा कि सांप्रदायिक करार दे दिया जाना हुँ, या एक ऐसे हाशिए में रख दिया जाना जहाँ पर कि उनको कला के रूप में हुँ, पहचान कम दी जा रही थी। हुँ। तो अब क्या स्थिति आपको लगती है? और मेरा मूल प्रश्न तो ख़ैर सौंदर्य बोध की जी। दृष्टि जगाने की दृष्टि तरफ था। जी। वो सर सबसे पहले जो आपने स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि मुक्ति, तो ये मुक्तिबोध वाली मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति असल मुक्ति है। तो एक जगह आता है इन्हीं टेक्स्टों में कि कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। जो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ ले जाए, वो कला है। कला जहाँ पे होती है, वहाँ पे एक रौनक रहती है, एक आनंद होता है ना? कला का अंतिम उद्देश्य क्या है कि भई आनंद। आनंद को हम कहीं न कहीं उसमें खोजते हैं कि लियते परमानंदे यायात्मा सा परा कला। जो परम आनंद में आपको लेके जाए वो कला है। और वो रस की जैसे हमने पिछले वार्ता में बातचीत की थी जो नव रस है, वो भी कहीं न कहीं आपको उन उसमें भावों को ले जाते हैं। भाव विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, फिर वो कहीं न कहीं साधारणीकरण और वो आनंद में कहीं न कहीं आपको विलीन करते हैं। तो ये आनंद तो उसका एक अल्टीमेट हम कहें कि एसेंस है। अल्टीमेट एसेंस कला का जो करने का है वो आनंद है। अब मैं अगर उस ईस्ट वेस्ट के आर्ट के जो ट्रांजिशन की बात करूँ, एब्स्ट्रैक्शन की बात करूँ, एक फॉर्म एंड फॉर्मलेसनेस की बात करूँ, साकार से निराकार की बात करूँ, रूप से अरूप की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी सर एक्सप्रेशन है, वो आपको ट्रांसफ़ॉर्म करता है। वो आपको अहंकार शून्य बनाता है। माटी जब कोई कुम्हार जब माटी जब उठती है चाक पे, तो जो चाक चलाने वाले का या उसको पकड़ने वाले का अहंकार विसर्जित होता है। स्कल्पचर जो है, जब हम स्कल्पचर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो वो सब्सट्रैक्शन की कला है। आप सब्सट्रैक्ट करते हैं। आप छीनी हथौड़ी से छाँटते हैं चीज़ों को। पेंटिंग जो है वो एडिशन की कला है। आप रंगों को लगाते हैं। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों साथ-साथ कहीं न कहीं चलते हैं। सृजन और विसर्जन, ये दोनों अपनी-अपनी प्रणति को कहीं न कहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर इसका पक्ष है। और चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट करे, चाहे वो अ,
मान लीजिए कि एक हम कहें पोर्ट्रेट करें, एक्सप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक पोर्ट्रेट भी जो है वो एक्सप्रेसिव होता है, क्रिएटिव होता है। तो क्रिएटिविटी जो है वो एक हाईएस्ट हम कहें कि एक स्टेज है। तो जब आप एक क्रिएटिव प्रोसेस में होते हैं, तो आप एक ट्रांस की जर्नी में कहीं न कहीं जा रहे होते हैं। आप अपने साथ में होते हैं, भीतर की एक यात्रा कहीं न कहीं चल रही होती है। भीतर की यात्रा को बिना छोड़े हुए विराम की तरफ जब हम बढ़ेंगे, तो आपकी जो भीतर की यात्रा है उसके बारे में थोड़ा-सा अगर हम समझने का प्रयत्न करें, जहाँ तक मुझे आपको मैंने थोड़ा बहुत जो जाना है, तो आपका यात्रा से विशेष प्रेम है और आप प्राकृतिक स्थलों के साथ-साथ जो इस तरह से स्पंदित स्थल हैं भारत के, जहाँ पर आध्यात्मिक चेतना सघन रूप से विद्यमान है, जैसा परंपरा भी कहती है, आपकी अनुभूति भी कहती है। तो उसको लेकर आपकी जो क्रिएटिविटी अगर चित्र के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो प्रकट होती है, कितना उसको महत्वपूर्ण मानते हैं आप? इस तरह से अपने आप को अन्य प्राकृतिक पावन स्थलों और इस तरह के कलाकारों की उपस्थिति में रखना, जो कि आपको कहीं न कहीं सृजन की तरफ और प्रेरित करते हैं। देखिए, कलाकार हमेशा एक प्रेरणा तो उसको चाहिए। बिना प्रेरणा के आप कला मतलब की तरफ प्रेषित नहीं होते। तो एक प्रेरणा का एक एक चाहिए को प्रेरणा के बिंदुओं को आप निरंतर तलाशते हैं। तो प्रकृति मुझे लगता है कि सबसे एक सघन माध्यम में आपको प्रेरणा देती है। वेस्टर्न जो एस्थेटिक्स है उसमें भी एक एक्सपीरियंस होता है। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ सब्लिमिटी, सबलाइम। ये जो सबलाइम का जो एक्सपीरियंस है वो कहते हैं आप जब किसी वैली के ऊपर खड़े होते हैं और आप देख रहे होते हैं किसी वैली को नीचे, एक घाटी को, पर्वत किसके ऊपर शिखर पे से या कहीं रिज पे से, तो उस समय जो एक आप जो स्तब्धता का जो भाव होता है, आप किसी और को नहीं देखते, आप स्वयं को मतलब स्वयं के भीतर भी नहीं देखते, आप सिर्फ उसके साथ में एकाग्राकार आपका हो रहा होता है, जिसको ध्यान की भाषा में अपन योग सूत्र में जिसको प्रत्याहार बोलते हैं। ये जो प्रत्याहार जो टर्म है, ये कहीं न कहीं कहीं हम कहें कि वो विज़ुअली आपके सामने आता है। जब आप गंगा को देखते हैं, जो ऋषिकेश में जो गंगा उतरती है ऊपर से और आप खड़े हैं, मान लीजिए शिवानंद आश्रम की तरफ या शिवानंद झूले के नीचे आप खड़े, विराट गंगा आपकी तरफ दौड़ती हुई आती है और उस समय आपके अंदर जो विलीन होने का जो भाव आता है कि आप उसमें समा जाए। तो वो जो चिरंतनता, जो सनातनता, जो हर वो फ्लो को आप अनुभव करते हैं। तो कला कुछ भी नहीं है जी, कला तो बेसिकली एक अनुभूति है और वो अनुभूति बहुत सूक्ष्म और सूक्ष्म से वो विराट होती है और उसके जो ग्लिम्पसेस हैं, वो बँटते हैं। ध्यान में ये कहते हैं ना कि ये जो ये लोग करते हैं, गोयनका जी वाला जो प्रोसेस है, विपक्ष विपश्यना, विपश्यना को कहते हैं कि जो अनुभव मुझे हुआ, वो सबको हो। तो कला से हम कलाकार को भी यही लगता है, जो मैंने अनुभव किया, वो इस ये सब अनुभव करे। बहुत सुंदर। तो जो सृष्टिकर्ता है वो सबसे बड़ा कलाकार है, इसीलिए हम सृष्टिकर्ता को कलाकार की संज्ञा भी दे देते हैं प्रेम से। और जैसे आपने कहा कि कलाकार के मन में होता है जो अनुभव मैंने किया, वो औरों को भी हो। और हमारे यहाँ जिस तरह की सृष्टि की उत्पत्ति की बात आती है, उसमें भी कि वो एक था और उसके मन में हुआ कि मैं अनेक हो जाऊँ, तो वो अनेक हो गया। अब ये जो अनेक हुआ हुआ है, वो अपने एकत्व की अनुभूति करे, उसमें कला जो योगदान देती है, वो स्तुत्य है, हुँ। वंदनीय है। इसलिए कलाकार हमारे लिए विशेष आदरणीय भी एक स्तर पर होते हैं। तो एक बात और आपके साथ अपने लिए याद करते हुए कि शब्दों की सार्थकता कभी-कभी तब होती है जब वो हमें मौन तक ले जाते हैं, हमारे भीतर के मौन तक। और कलाकार जो है वो जैसे-जैसे हमारे भीतर के सूक्ष्म सौंदर्य स्थल के विस्तार की तरफ ले जाता है, तो हम उसको और अधिक अच्छा मानते हैं। तो ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही हमें हमें जी, चलते-चलते यदि आप कुछ और जोड़ना चाहें तो स्वागत है आपका। नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि एक अभी मुझे जैसे हम जब तीर्थ की बात कर रहे थे, ऋषिकेश हमको याद आया या मान लीजिए कि गंगा के जो पंचप्रयाग हमको याद आते हैं, तो जैन
जैन जो फिलॉसफी में तीर्थंकर का एक शब्द आता है, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर क्या है जी, कि जो तीर्थ हो जाता है, जो आपको पावन करता है, तीर्थंकर से मांगा नहीं जाता, वहां तो विलीन हो जाता है। वहां पे आप जो है वैराग्य की कामना करते हैं। तो कला जो है वो वैराग्य भी सिखाती है, वो अटैचमेंट भी देती है, और वो डिटैच होना भी सिखाती है। और सबसे जो बड़ा कलाकार है वो हमने स्वयं भगवान विष्णु को माना है। तो विष्णु का हम बताते हैं कि वो सबसे पहले चित्रकार थे। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक बहुत सुंदर एक कथा आती है कि विष्णु एक बार जो है आम के रस के अंदर अंगुली को फेरते फेरते उन्होंने अपनी जंघा पर एक ऐसे कुछ फेरा, और उसमें एक स्त्री का चित्रण हो गया, और विष्णु उस पे मोहित हो गए। और विष्णु ने कहा कि भाई अब हम तो इनको जो है प्रत्यक्ष जीवन देंगे, और विष्णु है बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो विष्णु उनको जीवन देते हैं, और जीवन देते हैं तो वो जंघा से आती हैं, तो वो जो तो वो उरुवर्षी हो जाती है। क्या बात! तो आर्ट एक प्रिमिटिव है हमारे लिए। प्रिमिटिव मतलब ये आदिवासी या प्री हिस्टोरिक नहीं, मतलब प्राचीन। तो आप देखिए कि एक परंपरा है, कोई भी हमारे मोहल्ले में, शहर में, गाँव में कोई मंदिर होता है, बड़ा प्राचीन है साहब, तो उसकी हम डेटिंग नहीं करते। तो बस उसको प्राचीनता के साथ में जोड़ के रखते हैं। तो क्या कलाएँ जो बात है है! वो कहीं न कहीं हमको प्राचीन रहती है, और हमारी प्राचीनता जो है वो नवीनता भी है। बहुत ही सुंदर। प्राचीनता और नवीनता का ये जो युगल है उसके साथ पुनः एक बार अमित कल्ला जी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत धन्यवाद है और बहुत मंगल कामनाओं के साथ आपके जीवन में सौंदर्य उद्घाटित होता रहे ऐसी कामना अनुमति दें।